Everyone, welcome back to my channel. My name is Swati. Today we are coming with the fourth part of this series and without wasting so much time देखते हैं आज का first question which is pre-Raphaelite poetry is mainly concerned with. Pre-Raphaelite poetry के बारे में पूछा है कि ये इन चारों में से मेनली किससे कंसर्न है। आपके ऑप्शन है नैरेटिव एंड स्टाइल, नैरेटिव एंड नेचर, फॉर्म एंड डिज़ाइन या फॉर्म एंड वैल्यू। देखिए आंसर जानने से पहले हम जानेंगे व्हाट इज़ प्री रैफेलाइट पोइट्री। देखिए प्री रैफेलाइट पोइट्री को इनिशियली प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड कहा जाता था। प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड विच वाज डेवलप्ड इन 1848। 1848 में इसको डेवलप किया गया था। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि इस ब्रदरहुड ग्रुप के मेंबर्स कौन कौन थे, तो बेसिकली अगर ओवरऑल आपसे ये पूछा जाए कि मेंबर्स कौन होते थे, तो बेसिकली पोइट्स होते थे, क्रिटिक होते थे, पेंटर्स जो थे, दे ऑल वर द मेंबर ऑफ प्री रैफेलाइट पोइट्री। So according to this question, answer is form and design. Option C is the correct answer. Pre-Raphaelite poetry is mainly concerned with form and design. चलिए next question देखते हैं which is Anagnorisis is a term used by Aristotle for describing. देखिए ये तो हमें पता चल गया है कि एनाग्नोरिसिस इज़ अ टर्म, और ये किसने यूज़ किया टर्म, दैट इज़ यूज्ड बाय एरिस्टोटल। और ये इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है कि एनाग्नोरिसिस इज़ टर्म यूज्ड बाय हुम, तो आपको पता होना चाहिए कि एरिस्टोटल ने। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एनाग्नोरिसिस इज़ अ टर्म यूज्ड बाय एरिस्टोटल फॉर डिस्क्राइबिंग, यानी कि क्या डिस्क्राइब किया है बेसिकली इस टर्म से एरिस्टोटल ने। और गाइज दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन सेवरल एग्जामिनेशन, चाहे वो टीजीटी का हो चाहे वो पीजीटी का हो। सो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई एग्ज़ाम्स में पूछा गया है, चाहे नेट के एग्ज़ाम में भी ये पूछा गया है, पीजीटी में पूछा गया है, ये NVS TGT में भी पूछा गया है, DSSS पीजीटी में तो कई बार पूछा गया है। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए एनाग्नोरिसिस इज़ अ टर्म यूज्ड बाय एरिस्टोटल फॉर डिस्क्राइबिंग। ऑप्शंस हैं द मोमेंट ऑफ डिस्कवरी बाय द प्रोटोगोनिस्ट, द रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून फॉर द प्रोटोगोनिस्ट, द हैप्पी रेजोल्यूशन ऑफ द प्लॉट एंड द कन्वर्जेंस ऑफ द मेन प्लॉट। देखिए आंसर क्या है इसका, आंसर है इसका ऑप्शन ए, द मोमेंट ऑफ डिस्कवरी बाय द प्रोटोगोनिस्ट। यानी कि जब हीरो, प्रोटोगोनिस्ट को क्या बोलते हैं, प्रोटोगोनिस्ट इज़ मेनली द हीरो एंड द हीरोइन, मेनली जिसके चारों तरफ कोई स्टोरी होती है उसको उस प्ले का प्रोटोगोनिस्ट कहते हैं। तो द मोमेंट ऑफ डिस्कवरी बाय द प्रोटोगोनिस्ट इज़ कॉल्ड एनाग्नोरिसिस बाय एरिस्टोटल। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच इज़ अ फुट इज़ पैरोसिडी इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ। योर ऑप्शंस आर राइम, लेंथ, रिदमिक मेजरमेंट्स एंड हाइट। देखिए अगर बात हो रही है फुट की, तो आप अगर देखिए इन क्वेश्चंस में आप गैस भी कर सकते हैं, बट थोड़ा यू जस्ट हैव टू यूज़ योर माइंड। देखिए फुट की बात हो रही है तो इट मीन्स इट इज़ रिलेटेड टू मेजरमेंट। सो आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं कि रिदमिक मेजरमेंट, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। लेकिन अगर बात करी जाए व्हाट इज़ फुट, देखिए फुट किसे कहते हैं, बेसिकली अगर लिटरेचर की लैंग्वेज में हम बात करें तो फुट इज़ द बेसिक मेट्रिकल यूनिट, इट इज़ अ बेसिक मेट्रिकल यूनिट दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ अ लाइन। जो क्या बनाते हैं, किसी लाइन के पार्ट को फॉर्म करते हैं इन मोस्ट वेस्टर्न ट्रेडिशन ऑफ पोइट्री, यानी कि मोस्ट ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ पोइट्री में किसी भी लाइन के पार्ट को फॉर्म करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फुट। और अगर आपको गैस वर्क करना है, आई मीन वैसे गैस वर्क चलता नहीं है, आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हर एक टर्म की, हर एक वर्ड की, बट फुट इज़ समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू मेज़रमेंट्स। तो आप रिदमिक मेज़रमेंट्स, क्योंकि एक तरीके से रिदम को मेज़र करना, दैट इज़ ऑल्सो अ मीनिंग ऑफ फुट। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच इज़ हेप्टामीटर कंसिस्ट्स ऑफ।
देखिए हेप्टामीटर के बारे में पूछा है कि ये कितने फीट बेसिकली कंसिस्ट करता है। 5 मेट्रिकल फीट, 6 मेट्रिकल फीट, 7 मेट्रिकल फीट या 8 मेट्रिकल फीट। देखिए हेप्टामीटर कंसिस्ट ऑफ 7 मेट्रिकल फीट। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। और ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। देखिए इट इज़ अ टाइप ऑफ मीटर। अगर हेप्टामीटर की बात करी जाए तो ये एक मीटर का टाइप है बेसिकली, और वेयर ईच लाइन ऑफ वर्स कंटेन्स, जहाँ हर लाइन यानी कि ईच लाइन कंटेन्स 7 मेट्रिकल फीट, और इट वॉज यूज फ्रीक्वेंटली इन क्लासिकल पेरोसिटी। इसे क्लासिकल पेरोसिटी में फ्रीक्वेंटली यूज़ किया गया था। सो हेप्टामीटर के बारे में अगर पूछा जाए इट मीन्स इट कंसिस्ट ऑफ 7 मेट्रिकल फीट। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ द टर्म विक्टोरियन इवोक्स द एटीट्यूड ऑफ। विक्टोरियन टर्म इनमें से क्या एटीट्यूड को इवोक करती है? बेसिकली दिस इज़ द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन एंड योर ऑप्शंस आर फिलिस्टिनिज्म, मॉरल अर्नेस्टनेस, लाइसेंटियसनेस या ट्रांसेंडेंटलिज्म। देखिए 4 ऑप्शन है और हमें बताना है। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि द टर्म विक्टोरियन मतलब इसका मीनिंग क्या है बेसिकली। देखिए अगर हम बात करें व्हेन इट वाज फर्स्ट यूज्ड, अगर विक्टोरियन को सबसे पहले कब यूज़ किया गया था, सो इट वाज फर्स्ट यूज्ड ड्यूरिंग द ग्रेट एग्जीबिशन इन लंदन। और ये कब की बात है? दैट ये 1851 की बात है। सबसे पहले जो द विक्टोरियन टर्म को यूज़ किया गया था वो इस समय किया गया था जब द ग्रेट एग्जीबिशन इन लंदन के समय इन 1851 में। और क्या किस तरीके से इसको बेसिकली क्या करके इसको इवोक किया गया था बेसिकली इस समय 1851 में विक्टोरियन इन्वेंशन एंड मॉरल्स वर शोन टू द वर्ल्ड, यानी कि जो विक्टोरियन के इन्वेंशंस थे, जो मॉरल्स थे, उनको दुनिया के सामने शो किया गया था, दिखाया गया था। तो इस तरीके से इस टर्म का बेसिकली इवोक हुआ, ये टर्म का उदय हुआ बेसिकली। एंड आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? आंसर इज ऑप्शन बी, मॉरल अर्नेस्टनेस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द टर्म विक्टोरियन इवोक्स द एटीट्यूड ऑफ मॉरल अर्नेस्टनेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ द रेस्टोरेशन कॉमेडी हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड मेनली फॉर इट्स। रेस्टोरेशन कॉमेडी के बारे में पूछा है कि ये मेनली किस वजह से इसको क्रिटिसाइज़ किया गया। देखिए रेस्टोरेशन कॉमेडी वो कॉमेडी होती थी जो रेस्टोरेशन पीरियड में लिखी गई थी। और रेस्टोरेशन पीरियड कब से कब तक का था? तो रेस्टोरेशन पीरियड था 1662 1710। इस समय को रेस्टोरेशन पीरियड कहा जाता है और इस समय लिखी जाने वाली कॉमेडीज़ को रेस्टोरेशन कॉमेडी कहा जाता था। और क्या कारण था जिसकी वजह से वो सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज़ होती थी? तो उसका कारण था इनडेसेंसी एंड प्रिमिसिवनेस, यानी कि ऑप्शन सी। इस कारण से इनको बेसिकली क्रिटिसाइज़ किया गया था। सो द रेस्टोरेशन कॉमेडी हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड मेनली फॉर इट्स indecency and permissiveness. ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ द फ्रेज द विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ अकर्स इन। देखिए ये फ्रेज है और ये पूछा गया है कि ये फ्रेज, ये सारे वर्क्स हैं बेसिकली, और इन वर्क्स में से किस में ये अकर हुई है? तो बायोग्राफी लिटरेरिया, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। बायोग्राफी लिटरेरिया में अकर हुई है। और बायोग्राफी लिटरेरिया किसका वर्क है? सो ये वर्क है एस.टी. कॉलरिज का वर्क है ये। देखिए आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि द विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ किस राइटर ने अकर किया है, बेसिकली किसने यूज़ किया है? तो एस.टी. कॉलरिज ने यूज़ किया है। अपने किस वर्क में किया है? बायोग्राफी लिटरेरिया में किया है। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ इंक्यूनेबुलर रेफर्स टू।
इनक्यूनेबुला क्या रेफर्स करता है? बेसिकली बुक्स सेंसर्ड बाय रोमन एम्परर्स, बुक्स पब्लिश्ड बिफोर द ईयर 1501, बुक्स कंटेनिंग एन अकाउंट ऑफ मिथ्स एंड रिचुअल्स, या बुक्स रॉन्गली एट्रीब्यूटेड टू एन ऑथर। देखिए, इनक्यूनेबुला रेफर्स करता है अर्ली प्रिंटेड बुक्स को, स्पेशली वन प्रिंटेड बिफोर 1501। सो इनक्यूनेबुला रेफर्स करता है बुक्स को जो कि पब्लिश हुई हैं बिफोर द ईयर 1501। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। इनक्यूनेबुला रेफर्स टू बुक्स पब्लिश्ड बिफोर द ईयर 1501। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ लेक्सिस रेफर्स टू। लेक्सिस क्या रेफर करता है? बेसिकली व्हाट इज़ लेक्सिस? All words form having meaning of grammatical functions, the history of words, study of select word forms, या selection of words। देखिए, अगर लेक्सिस की बात कर रहे हैं हम, तो लेक्सिस का मीनिंग होता है all words from having meaning or grammatical functions। So option A is the correct answer, that lexics refers to all words from having meaning of grammatical functions। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which is who among the following writers does not belong to the group the university wits। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि यूनिवर्सिटी विट्स व्हाट इज़ दिस। बेसिकली ये क्या ग्रुप है? देखिए, यूनिवर्सिटी ग्रुप यूनिवर्सिटी विट्स इज़ अ फ्रेज यूज टू नेम अ ग्रुप ऑफ लेट 16th सेंचुरी, यानी कि लेट 16th सेंचुरी इंग्लिश पे राइटर्स हु एजुकेटेड इन, यानी कि लेट 16th सेंचुरी के जो राइटर्स थे जो कहाँ पढ़े थे, जो एजुकेटेड हुए थे एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज, इन यूनिवर्सिटी से पढ़े थे, एंड हु बिकम पॉपुलर राइटर्स, और वो पॉपुलर राइटर्स बन गए थे। उन सभी राइटर्स को यूनिवर्सिटी विट्स के ग्रुप में शामिल किया गया। तो पूछा क्या गया है कि हु अमंग द फॉलोइंग राइटर्स डज नॉट बिलोंग। देखिए, नॉट लगा हुआ है कि इन चारों में से कौन सा राइटर नहीं बिलोंग करता है यूनिवर्सिटी विट्स ग्रुप से। जॉन लिली, थॉमस नैशे, जॉर्ज पीले, या थॉमस काइड। देखिए, थॉमस काइड डज नॉट बिलोंग्स टू यूनिवर्सिटी विट्स, एंड जॉन लिली, थॉमस नैशे एंड जॉर्ज पिले, यस ये बिलोंग करते हैं, एंड थॉमस काइड डज नॉट बिलोंग टू यूनिवर्सिटी विट्स ग्रुप। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमांटिसिज्म वॉज लिबरलिज्म इन लिटरेचर, हु सेड दिस। रोमांटिसिज्म लिबरलिज्म है इन लिटरेचर में, ये किसने कहा है? देखिए, विक्टर ह्यूगो, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। विक्टर ह्यूगो ने कहा है कि रोमांटिसिज्म वॉज लिबरलिज्म इन लिटरेचर, एंड अगर इनकी बात करी जाए तो ही वॉज अ फ्रेंच पोइट, नॉवेलिस्ट एंड ड्रामेटिस्ट। विक्टर ह्यूगो वॉज अ फ्रेंच पोइट, ये फ्रेंच के पोइट हैं और ये ड्रामेटिस्ट भी हैं एंड नॉवेलिस्ट भी हैं। सो इन्होंने कहा है कि रोमांटिसिज्म वॉज लिबरलिज्म इन लिटरेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ द सोल ऑफ ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल इज़। सोल ऑफ ट्रेजेडी यानी कि ट्रेजेडी की आत्मा अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल क्या है, यानी कि ट्रेजेडी की आत्मा क्या है? एरिस्टोटल ने किसे ट्रेजेडी की आत्मा माना है? कैरेक्टर को, स्पेक्टिकल को, थॉट को, या प्लॉट को? देखिए, ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली जीआईसी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। द सोल ऑफ ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल इज़ प्लॉट। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। प्लॉट को एरिस्टोटल ने ट्रेजेडी की सोल माना है, और ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किसने प्लॉट को ट्रेजेडी की सोल माना है, तो आपका आंसर होगा एरिस्टोटल। देखिए, घुमा के पूछ सकते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कैसे भी घुमा के पूछें आप आंसर लगा देंगे। सो द सोल ऑफ ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल इज़ प्लॉट। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर जॉनसन्स
a dictionary of the English language was published in the year? देखिए डॉक्टर जॉनसन्स का वर्क है ये, अ डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, और पूछा गया है कि इसे कब पब्लिश किया गया है. सो इट वाज पब्लिश्ड इन 1755, और अगर पूरा बताना है तो 15 अप्रैल 15 अप्रैल एक सेकेंड 15 अप्रैल 1755 को अ डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज वॉज पब्लिश्ड बाय डॉक्टर जॉनसन्स. ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है डिक्शन मीन्स. देखिए डिक्शन के बारे में पूछा है कि डिक्शन का अर्थ क्या होता है. सेवरिटी ऑफ प्रोज, डिवाइसेस ऑफ मीटर एंड राइम, सिंटेक्स एंड वर्ड ऑर्डर, या फिर पोइटिक डिवाइस. देखिए डिक्शन का मीनिंग होता है सिंटेक्स एंड वर्ड ऑर्डर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच इज़ हु इज़ द पॉइनर ऑफ द एस्थेटिक मूवमेंट. एस्थेटिक मूवमेंट का पॉइनर किसे कहा गया है. देखिए वॉल्टर पेटर को कहा गया है, जॉन हेनरी न्यूमैन को, स्टीवेंसन को, या ऑस्कर विल्डे को. देखिए एस्थेटिक मूवमेंट्स का पॉइनर कहा गया है ऑप्शन ए वॉल्टर पेटर को. बेसिकली ही वॉज known as a pointer, as a founder, as a main person who did a lot of work for this movement. So Walter Pater is the correct answer. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच इज़ द प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म इज़ अ फेमस वर्क ऑफ. देखिए ये वर्क का नाम है और ये किसने लिखा है. बेसिकली दिस इज़ आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन. ब्रूक का वर्क है ये, एम्पसन का, I.A. रिचार्ड का, या रैनसम का. देखिए द प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म इज़ अ फेमस वर्क ऑफ I.A. रिचार्ड. ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच इज़ वर्ड्स दैट हैज़ नो सेट थीम, नो रेगुलर मीटर, राइम और स्टैंजिक पैटर्न इज़ कॉल्ड. देखिए उस वर्ड्स के बारे में बात करी है कि जिसकी ना तो कोई एक सेट थीम है, ना उसका कोई रेगुलर मीटर है, ना राइम है, ना कोई स्टैंजा का कोई पैटर्न है. उसे हम क्या कहते हैं. देखिए ब्लैंक वर्ड्स बोलते हैं, या फ्लेक्सिबल वर्ड्स बोलते हैं, हीरोइक वर्ड्स बोलते हैं, या फ्री वर्ड्स बोलते हैं. देखिए अगर किसी का कोई सेट थीम नहीं है, कोई उसका रेगुलर मीटर नहीं है, इस तरह की वर्ड्स को फ्री वर्ड्स कहा जाता है. ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच इज़ अ सब्सिडियरी और सबऑर्डिनेट और पैरेलल प्लॉट इन अ प्ले और स्टोरी द को एग्जिस्ट विद द मेन प्लॉट इज़. देखिए पूछा गया है कि किसी भी प्ले में या स्टोरी में मेन प्लॉट के साथ पैरेलल जो चलता रहता है या को एग्जिस्ट करता है उसको क्या बोलते हैं. क्या उसे सिंबल बोलते हैं, क्या उसे सब्जेक्ट बोलते हैं, क्या उसे एक्टर बोलते हैं, या उसे सब प्लॉट बोलते हैं. देखिए किसी भी स्टोरी में, किसी भी प्ले में अगर मेन प्लॉट के पैरेलल कोई और प्लॉट है तो उसको सब प्लॉट बोलते हैं. सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच इज़ which plays featuring a hero who must overcome evil were allegorical in nature. देखिए उन प्लेस को बताना है जिसमें हीरो ओवरकम करता है एज अ ईवल, और जो एलिगोरिकल होता है इन नेचर में. उस प्ले का बताना है, उस प्ले के बारे में बताना है, उन प्लेस के बारे में बताना है जिसमें हीरो ऐसा कर देता है. देखिए कौन से प्लेज होते हैं वो, क्या वो मिस्ट्री प्लेज हैं, मिरेकल प्लेज हैं, मोरालिटी प्लेज हैं, या मोनोलॉग्स होते हैं. देखिए जिसमें हीरो एज अ ईवल ओवरकम करता है और जिसका नेचर एलिगोरिकल होता है उन प्लेस को मोरालिटी प्लेज कहते हैं. सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पोएम इन विच एपिक कन्वेंशंस आर सबवर्टेड इज़. देखिए उन पोएम को बताना है इन विच एपिक कन्वेंशंस आर सबवर्टेड होते हैं जिसमें एपिक कन्वेंशंस. क्या वो सब एपिकल पोएम है, एंटी एपिकल पोएम बोलते हैं, या मॉकिंग एपिक बोलते हैं, या मॉक. देखिए ये अप नहीं है इसमें, दैट इज़ मॉक हीरोइक एपिक. अप आप हटा देना. मॉक हीरोइक एपिक.
देखिए, अ पोयम इन विच एपिक कन्वेंशंस आर सबवर्टेड, उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं मॉक हीरोइक एपिक। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वो मॉक हीरोइक एपिक होते हैं जिसमें एपिक कन्वेंशंस सबवर्टेड होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज लैंग्वेज विच सीम्स स्मूथ, प्लीजेंट्स एंड म्यूजिकल टू द ईयर इज टर्म्ड एज। देखिए, वो लैंग्वेज जो सुनने में अच्छी लगती है, स्मूथ होती है, प्लीजेंट होती है, म्यूजिकल होती है, वो उस लैंग्वेज को बेसिकली क्या बोलते हैं? क्या वो ईओफोनी होती है, कैकोफोनी, मेलोडी या हारमोनी? देखिए, जो आवाज़ कानों को बहुत अच्छी लगती है सुनने में उसे ईओफोनी कहते हैं। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और कैकोफोनी किसे कहते हैं? जो लैंग्वेज या जो आवाज़ कानों में कर्कश होती है, जो अच्छी नहीं लगती सुनने में, बट जो पसंद आती है, जो प्लीजेंट और म्यूजिकल होती है, दैट इज़ कॉल्ड एज ईओफोनी। सो आंसर इसका ऑप्शन ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ हु कंसिडर्ड रोमांटिसिज्म लिबरलिज्म इन लिटरेचर। देखिए, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। हु कंसीडर रोमांटिसिज्म, ये हम बात कर चुके हैं। ऑप्शन विक्टर ह्यूगो। विक्टर ह्यूगो ने इसे कंसीडर करा है एज अ रोमांटिसिज्म को एज अ लिबरलिज्म इन लिटरेचर। और मैंने आपको बताया था ही वॉज अ फ्रेंच नॉवेलिस्ट, ड्रामेटिस्ट। So yeah, option C is the correct answer. Yeah, so yeah guys, this is it about today's video, and I hope you find it helpful. If you like this video, please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.